बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग, इसका कोड है 7707, उसका मई जून 2020 का पेपर 1 जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट करता है उसको हम करेंगे। और उसको हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। वो तमाम स्टूडेंट्स जो शुरू से वीडियोस देख रहे हैं उनको तो पता है कि जो प्रीवियस 28 तक क्वेश्चंस हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और जो न्यू लोग जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए कि अगर वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 28 तक देखना चाहें कि वो किस तरीके से हुए हैं, तो उसके लिए कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप जाएं। प्लेलिस्ट के अंदर ओ लेवल अकाउंटिंग के अंदर वो वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहाँ जाकर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 28 तक उसमें सॉल्व किए हुए हैं कि किस तरीके से हमने अटेम्प्ट किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 29 से अपने इस लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में वो कहता है कि अ ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कि ट्रेडर है उसने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है। इन्फॉर्मेशन क्या है? कहते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 रेवेन्यू उसने आपको दिया है $250,000 का। परचेजेस उसने कैश आपको दे दी हैं $125,000 की। क्रेडिट परचेजेस हैं $115,000 की एट मार्च 2020। और मार्च 2020 की फिगर एक बताता है आपको, वह है ट्रेड पेएबल। और ट्रेड पेएबल जो है वो है आपके पास $9,765 का। पूछता क्या है आपसे? कहता है व्हाट वाज द ट्रेड पेएबल टर्नओवर, कि ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर जो है वो इन डेज के अंदर आप बताएं कि वेदर 4 चॉइसेस आपको दी हुई हैं, 14 डेज, 15 डेज, 29 डेज एंड 31 डेज। अब देखें ये जो सवाल है, एज आई हैव बीन टेलिंग यू फ्रॉम द बिगनिंग, कि जितने भी मल्टीपल चॉइस के सवालात आपको देता है एग्जामिनर, जो पेपर होता है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आपको पता हो कि एक्चुअली कौन से कंसेप्ट्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है। तो ये जो सवाल है इसके अंदर अगर आपको रेशो एनालिसिस आपने ढंग से की हुई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके रिलेशनशिप से हम जो इंटरप्रेट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, कंपेयर करते हैं एक फिगर को दूसरी फिगर के साथ, जो रिजल्ट्स आते हैं किसी भी बिजनेस के उसका कंपैरिजन के अंदर डिफरेंट हम जो पीरियड्स हैं उनकी जो फिगर्स हैं उनकी मदद से जो रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, और वो डेफिनेटली बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आपका बिजनेस की डायरेक्शन क्या है, कि आपका बिजनेस सही डायरेक्शन के अंदर जा रहा है नहीं जा रहा है। तो उसके लिए ये रेशो एनालिसिस जो है बड़ी हेल्पफुल होती है, और इसको फिर हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। अभी तो इस क्वेश्चन से रिलेट हम करते हैं। इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछता है कि ट्रेड पेएबल टर्नओवर क्या है। तो आपके इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको पता हो कि भाई ये ट्रेड पेएबल जो है टर्नओवर, इसका फार्मूला क्या होता है। तो ये ट्रेड ये करता क्या है, इसकी मदद से आपको इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, और एक्चुअली इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जहाँ तक ट्रेड पेएबल टर्नओवर का ताल्लुक है, बड़ी इंपॉर्टेंट रेशो होती है। आपको पता है कि कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हैं उसके अंदर नॉर्मली कैश के ऊपर बिजनेस जो होता है वो होता है, लेकिन आज के दौर में क्रेडिट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है बिजनेस का, कि मेजर ट्रांजैक्शंस जो हैं वो क्रेडिट पर हो रही होती हैं। तो हमें ये पता हो कि हम अगर जो भी हम कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें जो हम गुड्स खरीदते हैं अपने सप्लायर से, उनकी पेमेंट हम टाइम पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और जो भी क्रेडिट टर्म्स हमने उनसे तय किए, पेमेंट्स उसी क्रेडिट टर्म्स के अंदर हो रही है। इफेक्टिवली हम अपने सप्लायर्स को, अपने क्रेडिटर्स को मैनेज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम अपने क्रेडिटर्स को सही से मैनेज नहीं कर रहे हैं और उनकी पेमेंट में अगर प्रॉब्लम्स होते हैं तो बिजनेस फिर प्रॉब्लम में आ जाता है, क्योंकि अगर वहां से सप्लाई आपको नहीं आएगी तो फिर बेचेंगे क्या आप। तो इसलिए क्रेडिटर्स जो होते हैं उनकी उनकी जो पेमेंट है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और उनसे जो भी टर्म्स आपने तय किए कि हम वट एवर इज द टर्म, अगर आप ये कहते हैं अपने सप्लायर से कि पेमेंट आप 30 डेज में कर देंगे, तो पेमेंट फिर 30 डेज में ऑन एन एवरेज होनी चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो सप्लायर्स की फिर रिलक्टेंस होती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको क्रेडिट देना बंद कर देते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो हम क्या करते हैं, इसके लिए फार्मूला में अगर हमें ट्रेड पेएबल टर्नओवर निकालना हो, तो देखिए ट्रेड पेएबल टर्नओवर का जो फार्मूला है
वो क्या होता है? ट्रेड पेबल टर्नओवर का फार्मूला हम जब निकालने के लिए जाएंगे तो हम कहेंगे क्रेडिट परचेजेस और डिवाइड कर देंगे इसको एवरेज पेएबल से। एवरेज पेएबल माने अगर आपको 2 साल पूरे साल का ओपनिंग भी पता है और आपको एंडिंग भी पेएबल पता है ट्रेड पेएबल, तो आप दोनों को प्लस करें और 2 से डिवाइड कर दें, आपके पास एवरेज आ जाएगा। इस सवाल के अंदर हम देखते हैं क्या उसने दिया है। पहले तो देखें कैश परचेजेस जो है वो नहीं आती है, आप क्रेडिट की बात कर रहे हैं क्योंकि कैश पे तो जिसने आप जो आपने पेमेंट कर दी उसका ताल्लुक ही नहीं है फिर इससे, वो तो हाथ के हाथ पेमेंट हो गई। लेकिन क्रेडिट परचेजेस जो है वो आएगी, तो क्रेडिट परचेजेस आपके पास 15,000 बनती है, तो 115,000 को आप ऊपर लिख लें। और ट्रेड पेएबल आपको कितना दिया हुआ है, क्योंकि एक ही फिगर है तो इसी को एवरेज आप सपोज करें। अगर दो दी होती हैं ओपनिंग और एंडिंग तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। अभी क्योंकि एक ही फिगर है तो 9765 यहाँ पर लिख लें आप। तो 9765 से इसको डिवाइड कर दें, तो 115,000 को आपने डिवाइड किया 9765 से, तो ये 11.776775, तो ये टाइम्स बनता है। टाइम्स का मकसद क्या होता है, जब इस फार्मूले से निकालेंगे टाइम्स का मकसद है कि ऑन एन एवरेज एक साल के अंदर आपने अपने क्रेडिटर्स को 11.7 मीन्स अगर इसको राउंड अप अपना करें तो राउंड अप करने के बाद ये फिगर आएगी तकरीबन 12 टाइम्स जो है, 12 दफ़ा आपने पेमेंट करी है अपने सप्लायर को। अब वो क्योंकि आपसे ये नहीं पूछता, वो कहता है ये डेज के अंदर बताएं। तो जब डेज के अंदर आपको मालूम करना हो तो आप सिंपल एक काम करें कि टर्नओवर इन डेज, डेज अगर निकालना हो तो 365 को आप ऊपर रख दें और ट्रेड पेएबल टर्नओवर को नीचे रख दें। तो 365 को आपने ऊपर रखा और 11.77675 को आपने नीचे रखा। तो 365 को आप डिवाइड कर दें, 365 डिवाइडेड बाय 11.77675, दैट समथिंग 30.99। 30.99 का मकसद है 31 राइंड ऑफ कर दें 31 डेज। तो 31 डेज का मकसद है कि 31 दिन लगते हैं आपको अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने में, यानी ऑन एन एवरेज आपका जो बिजनेस है वो 31st अपना 31 डेज लेता है अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट में। अब यहाँ देखें इसके अंदर 4 चॉइसेस दी हुई हैं, तो ये हमें पता है, हमने खुद ही कैलकुलेट कर लिया। तो हमारे पास से हमारी चॉइस जो डी है वो वो हमारे हिसाब से जो है वो कैलकुलेशन के हिसाब से सही बनती है। तो अब कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ कि ट्रेड पेएबल टर्नओवर क्या होता है। ट्रेड पेएबल टर्नओवर का मकसद है कि हाउ मेनी टाइम्स यू आर पेइंग टू योर क्रेडिटर्स इन अ ईयर, कि कितनी दफ़ा जो है एक साल में आपने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी। और अगर वो डेज के अंदर आता है तो डेज का मकसद ये है कि कितने दिन लगते हैं अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने में। ऑन एन एवरेज आप कितने दिन लेते हैं अपने क्रेडिटर्स को पे करने में। अब देखिए, अगर कोई पूछे आपसे कि यार ये सही कर रहे हैं पेमेंट, ये बिजनेस 31 दिन के अंदर अगर पेमेंट कर रहा है तो क्या ये सही है या गलत है, तो देखिए इसका जवाब आप इस इंफॉर्मेशन से, जो सवाल आपको दे रहा है, इससे आप नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते कि फिर आप उससे पूछें कि ये जो सप्लायर्स हैं इनके साथ हमारी क्रेडिट टर्म्स क्या है, क्या चीज़ है सॉरी, हमारी क्रेडिट टर्म्स। क्रेडिट टर्म्स का मकसद है कि हमारी इनसे क्या एग्रीमेंट, हमारा क्या हुआ है कि हम कितने दिन के अंदर पेमेंट करेंगे। हो सकता है हमारा एग्रीमेंट इनके साथ ये हो कि हमें इन्हें पेमेंट करनी हो 15 डेज में, तो फिर हम गलत कर रहे हैं, 31 डेज में अगर पेमेंट कर रहे हैं। और अगर हमारी इनके साथ क्रेडिट टर्म्स ये है कि हम 45 डेज में इनको पेमेंट करेंगे, तो फिर हम जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, हमें नहीं करनी चाहिए। तो इन इधर वे इंफॉर्मेशन अभी भी इनसफिशिएंट है सवाल के हिसाब से। अगर हमसे वो ये पूछता तो हम जवाब, अगर वो पूछता तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन भी देता। अभी सवाल के अंदर उसने जितना पूछा है उसके हिसाब से
हमने बताया है कि 31 डेज। मैं आपको सिंपल एक एडिशनल चीज बता रहा हूँ कि ये सही है या गलत है, इसका जवाब उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आपके पास ये ना पता हो कि इन सप्लायर्स के साथ क्रेडिट टर्म्स हमारी क्या है। जब हमें पता चल जाएगा क्रेडिट टर्म्स क्या है, तो फिर हम इस पे कमेंट कर सकते हैं कि ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो एनी हाउ आपने देखा कि ट्रेड पेबल टर्नओवर क्या होता है। ट्रेड पेबल टर्नओवर हमें ये बताता है कि ऑन एन एवरेज हम कितने टाइम्स जो है वो हमने पेमेंट करी है अपने सप्लायर को, अपने क्रेडिटर्स को। और अगर डेज में हम उसे कैलकुलेट करना चाहें तो सिंपल 365 डेज को ऊपर रखें और जो भी आपका टर्नओवर आया है, पेएबल टर्नओवर आया है, उसको नीचे रख के डिवाइड करें तो आपके पास डेज आ जाएंगे। और फार्मूला इसका आपने देखा क्या है? फार्मूला इसका ये है कि क्रेडिट परचेजेस को, कैश को नहीं, जैसे कैश दिया हुआ था इसको हटा दें, क्रेडिट परचेजेस को ऊपर रखें और एवरेज ट्रेड पेएबल को, एवरेज अगर एक फिगर दी हुई है तो वही लिख दें, अगर एवरेज ओपनिंग और एंडिंग है तो दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास ट्रेड पेएबल टर्नओवर आ जाएगा। तो चले आगे बढ़ते हैं फिर इसको। आगे कहता है 30, जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहता है ऑन 1 जनवरी 2019 current assets totaled $16,000 and the current ratio was 2 to 1 के 16,000 के आपके पास करंट एसेट्स थे और करंट रेशियो जो है वो 2 to 1 थी। ऑन 31 दिसंबर 2019 द करंट लाइबिलिटीज हैड इंक्रीज बाय 50%, कि करंट लाइबिलिटीज 50% से इंक्रीज हो गई एंड द करंट रेशियो वाज 1.5 to 1 और करंट रेशियो आपकी 1.5 to 1 थी। तो शुरू का आपने उसने बताया आपको जनवरी का और उसके बाद दिसंबर का बताया। पूछता क्या है, कहता है व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द करंट एसेट्स ऑन 31 दिसंबर 2019। ये बताएं कि करंट एसेट्स कितने थे दिसंबर 2019 को। 4 फिगर्स दी हुई हैं एंड अगेन द होल पॉइंट इज दैट कि आपको पता होना चाहिए कि यार करंट रेशो क्या है। और करंट रेशो क्या होती है, तो करंट रेशो देखें क्या होती है। करंट रेशो हमें सिंपल बताती है कि हमारे पास लिक्विड एसिड्स जो हैं वो कितने हैं। करंट रेशो क्या होगी? करंट रेशो आपको ये बताती है कि करंट एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो इसको हम कहते हैं कि भाई ये हमारी करंट रेशो है और करंट रेशो हमें बताती है, अगर लाइबिलिटीज को हम नॉर्मली, अगर डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर हमारा करंट एसिड्स है, तो अगर हम सिंपल लफ्जों में मैं आपको समझाऊं तो इससे जो रेशो आएगी, जो फिगर आती है वो हमें बताती है कि 1 रुपए की लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज को आप 1 एज्यूम कर लें, तो 1 रुपए की लाइबिलिटीज पे करने के लिए एक्चुअली करंट एसेट्स कितने रुपए आपके पास हैं। और करंट एसेट्स आपको पता है कि लाइबिलिटीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है बिजनेस का, और करंट लाइबिलिटीज को पे करने के लिए सफिशिएंट फंड आपके पास होने चाहिए। तो ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बताती है कि आपके पास सफिशिएंट फंड अवेलेबल हैं अपनी करंट लाइबिलिटीज को अदा करने के लिए। और करंट लाइबिलिटीज आपको पता है वो लाइबिलिटीज हैं जो यू हैव टू पे विद इन अ ईयर, जो 1 साल के अंदर आपको पे करनी होती है। तो अब ये वाला जो हमारा सवाल है, इसके अंदर उसने हमसे पूछा कि आप ये बताएं कि करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं ईयर एंड पर 50% से, और कहता है टोटल करंट एसेट्स आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो ऊपर अगर आप देखें तो उसने आपको रेशो तो दी है, लेकिन आपको यहाँ करंट लाइबिलिटीज की फिगर यहाँ भी नहीं पता, और वो पूछता है करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई। तो हमें तो करंट लाइबिलिटीज का पता ही नहीं है अभी शुरू में सवाल पढ़कर। तो सबसे पहले हम करंट लाइबिलिटीज को कैलकुलेट करते हैं। करंट लाइबिलिटीज को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? उसको कैलकुलेट करने का तरीका यह है कि अगर ये करंट रेशो हमारे पास 2 to 1 थी, इसका मकसद है हमें पता है कि करंट एसेट्स जो है 16,000 के थे और करंट लाइबिलिटीज हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि 2 to 1 का मकसद है कि एक्चुअली जो भी नीचे फिगर थी ये 1 रुपए, इसको पे करने के लिए आपके पास जो एसेट्स थे वो 2 टाइम्स मौजूद थे। तो 2 आपको दे रहा है, ये तो लाइबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है, ये एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने लिखा 16,000, करंट लाइबिलिटीज 2। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो आप सिंपल ये करें कि करंट लाइबिलिटीज को आप यहाँ ले आएं और ये 16,000 के यहाँ 2 मौजूद है, इसको चेंज कर दें, 2 को आप ऐसे लेकर आएं।
तो ये 8000 आपके पास करंट लाइबिलिटीज आ गई। देखिए करंट लाइबिलिटीज 8000 आ गई आपके पास, और आपको पता है 16000 को अगर 8000 से डिवाइड करें तो आपके पास ये 2 आ जाएगा। ये आपको एग्जाम के अंदर दिया हुआ था। 2 to 1 का मकसद है कि एक रुपी 1 की लाइबिलिटी को पे करने के लिए 2 रुपीज़ के या $2 के आपके पास एसेट्स मौजूद थे। तो आपने सिंपल अगर फार्मूला आपके पास याद है जो, और आपको याद है कि करंट रेशो बराबर होती है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो ये जो करंट रेशो थी ये उसने आपको 2 to 1 दी हुई थी। आप इसको एज्यूम करें 2 के बराबर है, और करंट लाइबिलिटीज़ फिर आपने इस तरीके से कैलकुलेट कर लें कि करंट लाइबिलिटीज़ को आपने रोका और 16,000 को 2 से करके आपने निकाल लिया। अब आपकी ज़िंदगी आसान है अगर यहाँ तक आपने कर लिया है। वो कहता है कि करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो गई 50% से, तो 8,000 की अगर आपके पास करंट लाइबिलिटीज़ आ गई और 50% से वो इंक्रीज हो गई, तो 50% 4,000 बनते हैं। 4,000 ये हो गए, तो 8,000 और प्लस 4,000 ये आपके पास आया, तो आपने कहा जी करंट लाइबिलिटीज मेरे पास 12,000 हो गई। तो ये 12,000 आपके पास हो गई। पूछता क्या है आपसे, कहता है व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स की वैल्यू बता दें। अब देखें यहाँ उल्टा हो गया हमारे पास के करंट लाइबिलिटीज हमारे पास मौजूद हैं, और करंट लाइबिलिटीज हमारे पास मौजूद हैं 12,000 की, और हमें पता है कि करंट रेशो जो हमारे पास है वो इस वाले यहाँ उसने फिर हमें दे दी है, ये 1.5 है। ये 1.5 की करंट रेशो दी हुई है, और हमें पता है कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 1.5। तो करंट एसेट्स हमें मालूम करने हैं, करंट लाइबिलिटीज हमारे पास आ गई हैं 12,000 की, और ये बराबर है 1.5 के। तो 1.5 को आप क्या करें, करंट एसेट्स को यहाँ रोकें, इस 12,000 को उठा के इक्वेशन के इस तरफ लेकर जाएंगे तो आपको पता है ये मल्टीप्लाइड हो जाता है। आप 12,000 को मल्टीप्लाइड कर दें 1.5 से, तो यू गेट 18,000। आपके पास 18,000 आ जाते हैं, तो आपको पता चला कि करंट एसेट्स जो हैं वो आपके 18,000 है। अब देखिए 4 चॉइसेस आपको दी हुई हैं। 16,000 आपको पता है नहीं है, 18,000 यहाँ दिया हुआ है, आपको समझ आ गया है कि 18,000 की फिगर आपने कैलकुलेट करी निकाल कर। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको पता हो कि करंट रेशो क्या होती है। करंट रेशो के बाद आपको ये पता हो कि उसको अगर कोई फिगर मिस हो जाती है, मिसिंग फिगर है, तो मिसिंग फिगर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। मिसिंग फिगर को कैलकुलेट करने के बाद में फिर आप सवाल को ध्यान से पढ़ें। जैसे आपने देखा कि ऊपर हमें रेशो दी हुई थी, एसेट्स दिए हुए थे, रेशो दी हुई थी, इसकी मदद से हमने करंट लाइबिलिटीज़ को कैलकुलेट किया। करंट लाइबिलिटीज़ जब हमें एक दफ़ा पता चल गई तो उसने 50% का इंक्रीज़ करा था, वो हमने 50% इंक्रीज़ करके ये 12,000 निकाल लिया। फिर उसने ईयर एंड के ऊपर हमें फिर इसकी रेशो दी हुई थी और एक फिगर फिर गायब कर दी, कहता है कि एसेट्स बता दें। तो अगर हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो फिर आई थिंक ज़िंदगी आसान है हमारी। तो हमने इसी फार्मूले को रख के कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज ये बराबर 1.5 के था, इक्वेशन को यहाँ उठाकर लेकर गए और ये हमने कैलकुलेट करके सिंपल तरीके से निकाल लिया। तो होप समझ में आया होगा आपके ये। हम इसके ऊपर ये करेंगे कि एक जो इन्वेंट्री बल्कि रेशो एनालिसिस के जो डिफरेंट रेशोज हैं इनको भी किसी एक लेक्चर के अंदर कोशिश करेंगे कि कवर करें, ताकि आपके कंसेप्ट जो हैं और क्लियर हो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा, और वो क्या है 31 क्वेश्चन में कहता है कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स लिक्विड एसिड्स। कि कंपनी ने ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी है अपने लिक्विड एसिड्स और एसिड टेस्ट रेशो। देखिए ये रेशो होती है, इसको एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं, जैसा कि इसने ये नाम दिया है, और इसको लिक्विड रेशो भी कहते हैं। उसकी ये बताता है ईयर 1 में 1.2 to 1 था, और ईयर 2 में 1.4 to 1 हो गया, और ईयर 3 के अंदर 1.6 to 1 हो गया। पूछता क्या है कि विच वुड एक्सप्लेन द चेंजेस इन द रेशो, विच वुड एक्सप्लेन द चेंजेस इन द रेशो, कि क्या एक्चुअली क्या ऐसा हुआ है कि ये रेशो जो है वो चेंज हो रही है। क्या इन्वेंट्री इज इंक्रीजिंग, क्या इन्वेंट्री आपकी बढ़ रही है,
अदर पेएबल आर डिक्रीजिंग, क्या अदर पेएबल डिक्रीज हो रहे हैं, ट्रेड पेएबल आर इंक्रीजिंग, ट्रेड पेएबल्स बढ़ रहे हैं, या ट्रेड रिसीवेबल आर डिक्रीजिंग, ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको अगेन इस सवाल के अंदर जब आप इसे हल करें तो आपको पता हो कि एसिड टेस्ट रेशो एक्चुअली होती क्या है। तो देखिए एसिड टेस्ट रेशो क्या होती है, ये तो वो था ना, हमने करंट रेशो पढ़ा, हमें पता था कि करंट रेशो जो है वो एक्चुअली हमें ये बताती है कि ₹1 की लाइबिलिटी पे करने के लिए हमारे पास एक्चुअली एसिड्स हैं कितने, तो करंट एसेट्स कितने हैं। मजीद ये कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको अगर फिल फोर यानी इमरजेंसी के अंदर करंट लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करने पड़े, तो करंट एसेट्स के अंदर आपको पता है कि करंट एसेट्स के अंदर स्टॉक भी शामिल होता है, जिसे हम अपना इन्वेंट्री कहते हैं, जो माल बिकने से रह जाता है वो भी हमारे करंट एसेट्स का पार्ट बनता है। लेकिन अगर आप जो भी आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, अगर आपको फौरी तौर पे आप बेचने के लिए जाएं तो डेफिनेटली विल टेक ए लॉट ऑफ द टाइम, मतलब वक्त लगेगा ना कि आप फौरी तौर पे नहीं बेच सकते उसको। तो अगर आपको इमरजेंसी के अंदर या फिल फोर आपको फौरी तौर पे अगर करंट लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करनी है, तो फिर आप अगर उसको देखना चाहें कि यार कितने सफिशिएंट फंड आपके पास अवेलेबल हैं कि अगर आप इमरजेंसी में पेमेंट करनी पड़े तो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे उसके लिए, फिर एसिड टेस्ट रेशो या फिर हम लिक्विड रेशो जिसे कहते हैं, और उसका फार्मूला करंट एसिड्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। इसको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, एक और तरीके से भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अभी आप सिंपल इतना समझें कि करंट एसिड्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो अब यहाँ ये हमसे पूछता है जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन है कि ये रेशो बढ़ रही हैं, तो अब हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट कर कर देखें कि क्या करें। इसमें इसमें वो ये भी हमसे पूछता है कि स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, ट्रेड पेबल डिक्रीज हो रहे हैं, अदर पेबल डिक्रीज हो रहे हैं, ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, जो आई थिंक आपको आसान लगेगा। वो एग्जाम्पल क्या है, थोड़ी देर के लिए फर्ज करें कि ये करंट एसेट्स हैं आपके, ये करंट लाइबिलिटीज हैं, और ये स्टॉक है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि करंट एसेट्स मेरे पास $25 के हैं, करंट लाइबिलिटीज में कहता हूँ मेरे पास $10 की है, और स्टॉक जिसे मैं कहता हूँ वो मेरे पास 5 है। अब ये तीन चीजें हो गई, तो मेरे पास, हमें पता है कि एसिड टेस्ट रेशो का फार्मूला क्या है कि करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो अगर मैं 25 जो करंट एसेट्स हैं इसमें से 5 का स्टॉक माइनस कर दूं, और करंट लाइबिलिटीज मेरे पास 10 है, 25 माइनस 5 20 हो गया, और 20 को मैं 10 से डिवाइड करूं तो ये 2 आ गया मेरे पास। तो ये एसिड टेस्ट रेशो मेरे पास पहले साल की 2 आ गई। ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट कर लेते हैं। अब मैं सेकंड ईयर पे आता हूँ, जो मेरा सेकंड ईयर है उस पे क्या होगा वहां देखते हैं फिर हम। सेकंड ईयर आप ये एज्यूम करें कि थोड़ी देर के लिए कि हम कहते हैं, वो जैसे उसने सवाल में कहा है ना, हम उसको चेक करते हैं। पहले में वो कहता है स्टॉक इन्वेंट्री इज इंक्रीजिंग, हम इसको चेक करते हैं कि अगर इन्वेंट्री इंक्रीज होती है तो क्या होगा। से फॉर एग्जांपल ये करंट एसेट्स जो थे 25 थे, और स्टॉक को मैं थोड़ी देर के लिए 5 के बजाय मैं इसको 10 कर देता हूँ। ये 5 आप देख रहे हैं, स्टॉक मैंने 10 कर दिया, करंट लाइबिलिटीज को मैं सेम रखता हूँ और वो 10 है। तो देखें क्या होता है। तो 25 माइनस 10 ये हो गया 15, 15 को मैंने 10 से डिवाइड किया, तो सेकंड ईयर की रेशो 1.5 आ गई। अब देखें सेकंड ईयर की रेशो अगर 1.5 आती है, तो फर्स्ट पहले साल में 2 थी और सेकंड ईयर के अंदर मेरे पास 1 आई, तो ये रेशो जो है ना वो डिक्रीज हो गई। देंगे 2 से 1.5 आ गई। अगर मैं स्टॉक को इन इन मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को अगर मैं बढ़ाता हूं तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये इंक्रीज हो रही है, 1.2 से 1.4 हो रही है। तो ये वाला एजम्पशन तो गलत हो गया कि अगर इन्वेंट्री अगर इंक्रीज हो रही है और करंट लाइबिलिटीज में कोई इजाफा नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ देखा, तो इसका मकसद है फिर हमारी रेशो डिक्रीज हो रही है, तो ये तो गलत हो गया। अब इसको सेकंड हम करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ये करते हैं थोड़ी देर के लिए कि अब लाइबिलिटीज को हम कम कर देते हैं।
थर्ड ईयर में हम सेकंड ईयर के अंदर एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये सेकंड ईयर है, इसके अंदर हम एक और एजम्पशन करेंगे कि 25 माइनस 5 सेम रखा हमने, और ये जो रुपी 10 जो लाइबिलिटी थी, इस 10 को हमने उठा के 5 कर दिया। अब देखें क्या होता है, ये 4 आ गया, तो ये बढ़ गया हमारा। तो करंट लाइबिलिटीज अगर कम होंगी, तो करंट लाइबिलिटीज अगर कम हुई तो रेशो इंक्रीजिंग ट्रेंड दे रही है। और करंट लाइबिलिटीज जो है कब कम होंगी, जब इन्वेंट्री जो जो आपके पेबल्स हैं वो डिक्रीजिंग ट्रेंड पर जाएंगे। तो देखें पेबल जो है, इस पे इन्वेंट्री इंक्रीजिंग, ये तो गलत हो गया, हमने देख लिया। ट्रेड पेबल आर इंक्रीजिंग, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ट्रेड पेबल हमने देखा कि न्यूमरेटर अगर कम होगा तो फिर इन्वेंट्री ये रेशो बढ़ रही है। इसी तरीके से रिसीवेबल का तो खैर इससे रिलेट ही कोई नहीं करता, इसने दे दिया है। तो एक चीज बचती है उठा के, वो है ऑप्शन बी आपका, जिसके अंदर वो ये कहता है कि अदर पेएबल्स आर डिक्रीजिंग। तो अदर पेएबल अगर डिक्रीज हो रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि लाइबिलिटी 5 से जब हमने 10 से 5 करी, तो लाइबिलिटी को हमने कम करा, बाकी चीजें सेम रही, तो हमने देखा कि रेशो बढ़ गई। पहले 2 थी, आपके सामने 2 से ये 4 हो गई। तो इसका मकसद ये हुआ कि अगर डिनोमिनेटर आपका कम होगा, डिनोमिनेटर आपका अगर रिड्यूस हो रहा है, तो फिर एसिड टेस्ट रेशो जो है वो आपकी इंक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ जाएगी। देखें जैसे यहाँ हो रहा है, तो हमारा बी पार्ट जो है इसके अंदर सही है। अब देखें इस किस्म के सवाल हल करते हुए अगर आपके कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप ढंग से इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं कर सकते। अब यहाँ हमें इसकी सवाल के जब हम हल करने गए तो हमने इसको समझने के लिए एक फिक्टिशियस एग्जाम्पल के जरिए इसको रफ में जाके फटाफट समझा कि यार अगर मैं इस फिगर को बढ़ाता हूँ या घटाता हूँ तो क्या होगा। तो अगर ये कंसेप्ट ही आपका क्लियर नहीं है कि क्या होगा, तो फिर आप कैसे करेंगे इसको। तो इसलिए कंसेप्ट्स क्लियर रखें, इस किस्म के सवाल जब भी आए तो आप इसके अंदर बस रफ अपने पेपर के ऊपर 1-2 मिनट की कैलकुलेशन करके चेक कर लें, डिफरेंट फिगर्स को प्लस माइनस करें और करके आपको आइडिया आ जाएगा। एक मैं आपको टिप्स बहरहाल दे रहा हूँ कि इस किस्म के जो इस किस्म का कभी क्वेश्चन आए और ये इंक्रीजिंग अगर ट्रेंड हो, तो इसका मकसद ये होगा कि आपका डिनोमिनेटर कम होगा। डिनोमिनेटर कम होगा तो खुद ब खुद इंक्रीजिंग ट्रेंड जो है वो उसका आना शुरू हो जाएगा। मैंने आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन भी करा और हमने देखा भी कि डिनोमिनेटर में लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रही थी तो फिर ये इंक्रीजिंग ट्रेंड था। तो चलें, ये भी आपका एसिड टेस्ट रेशो आपने समझा कि करंट रेशो भी यही बताती है, लेकिन एसिड टेस्ट रेशो आपको बताती है कि अगर फौरी तौर पे इमरजेंसी में आपको अगर पेमेंट करनी पड़ रही है तो आपके पास और ज़्यादा लिक्विड फंड्स जो हैं वो स्टॉक को हटा के कितने हैं। तो चलें इसको हम करते हैं। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। 32 आपसे कहता है विच यूज़र ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट इज इंटरेस्टेड इन पास्ट परफॉर्मेंस एंड टेकिंग रेमेडियल एक्शन वेयर नेसेसरी। कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो आप बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बना रहे हैं आप, ये बिज़नेस को हम इसकी मदद से समझते हैं कि हमारा बिज़नेस कहाँ जा रहा है। इसके डिफरेंट यूज़र होते हैं, गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर्स हैं जो उस बिज़नेस में पैसा लगाना चाहते हैं, मैनेजर्स हैं जो उस बिज़नेस को मैनेज कर रहे हैं, सप्लायर्स हैं जो आपको सप्लाईज दे रहे हैं। आप उन्हीं उन्हीं अगर आपके पास मटेरियल नहीं आएगा, वेदर यू आर डूइंग द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस आप कर रहे हैं या आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं, अगर मटेरियल आएगा ही नहीं आपके पास तो फिर आप किस तरीके से बिजनेस को चलाएंगे। गवर्नमेंट, तो इनमें से कौन सा यूजर ऐसा है जो पास्ट परफॉर्मेंस के अंदर इंटरेस्टेड है और फिर रेमेडियल एक्शन भी लेता है। देखिए गवर्नमेंट तो इंटरेस्टेड है कि आपने उसको टैक्स कितना दिया, आप जो कुछ कमा रहे हैं। एक तो आपका बिजनेस लेजिटिमेट है कि सही बिजनेस कर रहे हैं और जो कुछ कमा रहे हैं बिजनेस से उसका टैक्स वैक्स प्रॉपर जो है और बाकी जो उनके रेगुलेशन है गवर्नमेंट के उसको आप फॉलो कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट इज मच मोर इंटरेस्टेड कि इस हद तक होगी। इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हैं कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है, क्या वो पैसे लगाएं तो उसका रिटर्न उनको प्रॉफिट मिलेगा। और रेमेडियल एक्शन से उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, गवर्नमेंट का कोई एक्शन नहीं है कि वो पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, इसलिए बिल्कुल इंटरेस्टेड है पास्ट परफॉर्मेंस में, क्योंकि उसकी मदद से देखते हैं कि भाई आपने सही टैक्स वैक्स जमा कराया या नहीं कराया, आपकी चीज़ें जो हैं वो लॉ के हिसाब से हैं या नहीं है। इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है कि पास्ट परफॉर्मेंस से रिजल्ट क्या है।
प्रॉफिट कमा रहे हैं तो ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, अदरवाइज उन्हें पता है बिजनेस लॉस कमा रहा है तो शायद ना हो, लेकिन रेमेडियल एक्शन से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। सप्लायर्स हैं, सप्लायर्स इंटरेस्टेड हैं कि बिजनेस की पास परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर है या नहीं है, पैसे आ भी रहे हैं, लिक्विड फंड्स अवेलेबल है, करंट एसेट्स हैं बिजनेस के पास कि हमारी हमें हमें जो है पेमेंट्स कर सकें, तो वो इस हद तक इंटरेस्टेड है। लेकिन मैनेजर्स जो हैं, अगर आप मैनेजर्स को देखें तो मैनेजर्स आर मच मोर इंटरेस्टेड, क्योंकि उनका ये है कि अगर पास्ट परफॉर्मेंस गलत आ जाती है या पास्ट परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली दे हैव टू टेक द रेमेडियल एक्शन बिकॉज दे आर मैनेजिंग द बिजनेस। वो तो बिजनेस उन्हें मैनेज करना है, तो पास्ट परफॉर्मेंस अगर ऐसी है कि जिसमें उनको एक्शन लेने हैं तो वो बिल्कुल एक्शन लेंगे। तो मैनेजर्स जो हैं हमारे पास, राइट आंसर है एज आई एक्सप्लेन टू यू कि दिस इज देयर ड्यूटी, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर डूइंग द बिजनेस, दे आर एक्चुअली रनिंग द बिजनेस। तो they would be looking at the past performance and then they will be taking the remedial action where necessary. आते हैं 33 क्वेश्चन पे। राशिद इस फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31st दिसंबर, के इसका साल 31st दिसंबर को खत्म होता। ही पेड रेंट ऑन 1st फरवरी, 1st मई, 1st अगस्त एंड 1st नवंबर। एन एडजस्टमेंट वाज मेड इन द इनकम स्टेटमेंट फॉर रेंट प्रीपेड, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाज अप्लाइड। के वो कहता है कि जी रेंट इसने पे करा और साल के एंड में जो भी था एक एडजस्टमेंट पास करी रेंट प्रीपेड की, क्योंकि रेंट अगर आप पे कर रहे हैं, आपको पता है प्रीपेड रेंट का मकसद होता है कि ऐसा रेंट जिसका बेनिफिट्स आपको फ्यूचर में भी पहुंचेगा, और आपने एडवांस में रेंट पे कर दिया है तो उसकी आपने एडजस्टमेंट कर दी कि प्रीपेड रेंट को डेबिट करके रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया, या इनिशियली अगर प्रीपेड अप्लाई किया हुआ था आपने तो प्रीपेड को क्रेडिट करके रेंट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। तो प्रीपेड रेंट की रिकॉर्डिंग आपने सही कर लिया, आप इतना समझें। उसके बाद वो कहता है ये बताएं अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन सा अप्लाई हुआ। तो अगर देखें ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो बेसिक प्रिंसिपल है अगर आपको नहीं पता तो आप ये सवाल नहीं कर पाएंगे। मेरा ख्याल है आसान है। पहला प्रिंसिपल ये कहता है डुअलिटी। तो डुअलिटी क्या होती है? डुअलिटी का मकसद ये हुआ, डबल एंट्री जो जो आप बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग करते हैं अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स की, इसमें डबल एंट्री कहते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के तहत कि हम तमाम एस्पेक्ट को देख के अगर किसी का डेबिट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिर उसका क्रेडिट भी रिकॉर्ड करते हैं। तो डुअलिटी कंसेप्ट जो है वो बेसिकली डबल एंट्री जो आपकी होती है उससे रिलेट करता है कि आप अकाउंटिंग के होल एस्पेक्ट को देख के रिकॉर्डिंग अपनी पूरी कर रहे हैं, कि सिंगल फॉर्म में नहीं करते बल्कि डुअलिटी फॉर्म में करते हैं। इफ यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड डेबिट देन डेफिनेटली यू नीड टू रिकॉर्ड द क्रेडिट। तो ये एज ए होल द होल अकाउंटिंग एस्पेक्ट बिजनेस को देख के डबल एंट्री रिकॉर्डिंग। तो ये प्रिंसिपल आपको इससे रिलेट करता है। मैचिंग प्रिंसिपल अलबत्ता आपको ये बताता है कि अगर आप किसी साल के जो जो भी इनकम हो रही है तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस उसी साल के अंदर या उसी पीरियड के अंदर रिकॉर्ड होने चाहिए, और लाइबिलिटीज एंड इनकम जो है ओवर स्टेटेड नहीं होनी चाहिए आपकी। बल्कि ये कि हर चीज जो है मतलब जो जो अगर किसी साल आपने जो कुछ भी कमाया जो इनकम स्टेटमेंट में लेके जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं वो फिर उसी में आप रिकॉर्ड करें ताकि उनकी मैचिंग हो सके, और आप जो कुछ भी सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी फिगर सही हो। तो हमारा ये वाला जो पार्ट है, आई थिंक हम एक्सपेंस और प्रीपेड और एक्सपेंस से रिलेट कर रहे हैं। तो ये एडजस्टमेंट अगर हमने पास करी तो हमने बिल्कुल सही करा, क्योंकि हमने प्रीपेड रेंट को एडजस्ट करा। सॉरी, अगर हम प्रीपेड रेंट को एडजस्ट ना करते तो हमारा जो एक्सपेंस था वो ओवर स्टेटेड हो जाता। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल एक्चुअली हमें यही बताता है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जिस साल की इनकम है उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो फिर उसी में रिकॉर्ड होने चाहिए, और ये एडजस्टमेंट जो हमने पास करी है ये बेसिकली जो एक्सपेंस था उसको हमने सही करा है। क्योंकि प्रीपेड को अगर हम रिकॉर्ड ना करते तो हमारा एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाता जो इनकम स्टेटमेंट में जाता, तो हमारी जो इनकम थी उससे फिर मिसमैच हो जाता, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें बाद में भी मिलेगा। और मैचिंग प्रिंसिपल हमें एग्जैक्टली यही बताता है कि जिस साल की इनकम है, जो इनकम आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो रिकॉर्ड करने चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए उनकी। तो हमने एक्सपेंस को एडजस्ट करके रेवेन्यू से मैचिंग करी उस साल की। तो मैचिंग प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल जो है, तो हमारा सही आंसर जो है वो बी है। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल मैं आपको बता देता हूं कि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि आप किसी भी ट्रांजेक्शन को अगर अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं तो मॉनेटरी टर्म्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे,
आप उसको क्वालिटेटिव टर्म्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मॉनेटरी टर्म्स में हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। इसीलिए आप देखें कि करेंसी के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास कुछ एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, अब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन आप उनको सैलरीज देते हैं, आपसे वॉट एवर $10,000 की आप उनको सैलरी पे करते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर नहीं है, बल्कि वो जो कुछ भी वो काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स पथेटिक हैं। तो आप क्वालिटेटिवली तौर पे रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज पथेटिक है, बल्कि आप मॉनेटरी टर्म्स के अंदर जब उनको सैलरीज देंगे तो सैलरी रिकॉर्ड होगी कि सैलरीज एक्सपेंसेस $10,000 से डेबिट और बैंक क्रेडिट। वहाँ क्वालिटी नहीं आएगी उसकी, तो क्वालिटेटिव रिकॉर्डिंग नहीं होगी चीज़ों की, मॉनेटरी होगी। दिस इज कॉल्ड द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। प्रूडेंस क्या होती है? प्रूडेंस आपको पता है, हम सब जिंदगी में कहीं ना कहीं इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे होते हैं। प्रूडेंस ये होता है कि आपने एग्जाम में अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी भी करी है और अगर आप ज़हीन आदमी हैं, कोई आपसे पूछेगा तो आप कंजर्वेटिव, इसको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं, तो आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव रह के कहेंगे यार अच्छा है, होपफुली अच्छे रिजल्ट आएंगे, हालांकि यू नो कि यार इंशाल्लाह A+ आएगा, लेकिन आप कंजर्वेटिव होके कहते हैं कि नहीं यार बस रीजनेबली गुड है। तो अच्छी चीज़ों को भी आप क्या करते हैं, अगर आप ज़हीन आदमी हैं तो उसको एक कंजर्वेटिव होके एक्सप्लेन करते हैं। बिल्कुल यही अकाउंटिंग का प्रिंसिपल होता है, प्रूडेंस भी कहते हैं सॉरी कंजर्वेटिव, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं, कि आपके जो इनकम है, अगर आपको जो भी एक्सपेंस है या अगर कोई लॉसेस आपको बिजनेस के अंदर नजर आ रहे हैं तो आप उसको फिर प्रोवाइड करें, और चाहे आपको एस्टिमेशन बेसिस पे उसे रिकॉर्ड करना पड़े तो आप उसे प्रोवाइड फॉर कर दें। लेकिन अगर आपको इनकम नजर आ रही है फ्यूचर के अंदर कि ये मुझे इनकम होगी, तो फिर उसको रिकॉर्ड ना करें, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को फॉलो करें कि वो लॉसेस जो आपको नजर आ रहे हैं एंड यू आर, आपको जरा सा भी शक है तो इसको प्रोवाइड कर दें बुक्स के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ताकि जब वो एक्चुअली आए तो आपको बहुत ज्यादा बिजनेस को सेटबैक ना हो। तो बहरहाल यहाँ पर सही आंसर जो है बी था, मैचिंग प्रिंसिपल के हमने मैचिंग करी। हम क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। ये कहता है विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। फिर प्रिंसिपल की बात आपसे करता है कि अकाउंटिंग मेथड मस्ट बी यूज कंसिस्टेंटली फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू द नेक्स्ट, कि जो भी अकाउंटिंग का प्रिंसिपल से, फॉर एग्जाम्पल आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन में फीफो इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट ईयर में इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, तो नेक्स्ट ईयर भी आप फिर फीफो को यूज करें। ये ना करें कि फीफो एक साल यूज कर लिया फिर लीफो यूज कर रहे हैं, तीसरे साल आपने एवरेज को इस्तेमाल कर लिया, तो ये ना करें। एक प्रिंसिपल अगर है तो उसको कंसिस्टेंटली यूज करें। तो बहरहाल ये गोइंग कंसर्न नहीं है, ये तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल है, तो ये गलत है। इट इज ऊपर इसका इसका जवाब ये सही नहीं है। इट इज एज्यूम्ड दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। ये गोइंग कंसर्न है। कहता है कि इट इज एज्यूम कि बिजनेस की कंडीशन ऐसी है कि उसके रिजल्ट्स देख के लगता है विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर, के फ्यूचर में बिजनेस ऑपरेट करने के काबिल है और ऑपरेट करता रहेगा। मकसद बिजनेस की पोजीशन ऐसी है, उसके उसके ऊपर डेट्स ज़्यादा नहीं है, उसकी इक्विटी जो है अभी पॉजिटिव चल रही है, इक्विटी जो है उसकी वो नेगेटिव के अंदर नहीं आई है, फंड्स आपके पास हैं, तो बिजनेस की हेल्थ बता रही है आपके स्टेटमेंट्स देखकर कि विल विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। तो इसमें फिर हम कहते हैं ये गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल आपको बताता है कि क्या बिजनेस कंटिन्यू करेगा फ्यूचर के अंदर या नहीं करेगा। तो अगर कर रहा है तो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल कहलाता है। आगे भी देख लेते हैं, तो सही आंसर बी है, रेवेन्यू इज अर्न्ड व्हेन द लीगल टाइटल टू गुड्स पासिस फ्रॉम द सेलर टू द बायर। ये रेवेन्यू रिकग्निशन से ताल्लुक है, इसका गोइंग कंसर्न नहीं है। तो ये आंसर भी गलत है। द बिजनेस इज ट्रीटेड एज बीइंग कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम द ओनर ऑफ द बिजनेस। इसे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहते हैं कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, लेकिन जवाब बहरहाल ये हमारा जो जवाब है वो बी है, जो करेक्ट आंसर है हमारा। लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये प्रिंसिपल है। तो पहला वाला जो है वो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल है, सी जो है वो रेवेन्यू रिकग्निशन का है। इसकी 5 आई थिंक कंडीशंस होती हैं, जिसमें से एक ये बताता है। और डी जो है द बिजनेस इज ट्रीटेड एज बीइंग कंप्लीटली सेपरेट, ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि बिजनेस सेपरेट है और ऑनर जो है वो सेपरेट है, और आप जो है जनाब बिजनेस के अकाउंटेंट हैं। ठीक हो गया। अगला आते हैं 35 में, ब्रॉड परचेज ए मशीन फॉर $1,000 ऑन 1 जनवरी 2019। द मशीन वाज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 4 years एंड हैव नो रेजिडुअल वैल्यू, कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है और 4 years जो है वो चलेगी। ऑन 31 दिसंबर 2019 द सेम मशीन कॉस्ट
$1,200 टू परचेज के दिसंबर 31 को पता चला कि अगर यही मशीन, इस जैसी मशीन हम खरीदें तो उसकी कॉस्ट जो है $1,200 होगी। तो ठीक हो गया। कहता क्या है, कहता है एट विच वैल्यू शुड द मशीन बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2019, कि किस वैल्यू के ऊपर मशीन को रिकॉर्ड करेंगे 31 दिसंबर 2019 को। देखिए इसमें ये क्या होता है कि लोअर ऑफ कॉस्ट और लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये प्रिंसिपल होता है कि लोअर ऑफ कॉस्ट इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग के अंदर कि या तो आप कॉस्ट को कंपेयर करें नेट रियलाइजेबल वैल्यू से और जो लोअर हो उस पर रिकॉर्ड कर दें। देखिए ये 1000 की थी, साल के एंड में अगर 1200 की हो गई तो वैल्यू इसकी बढ़ गई, तो हम बड़ी भी वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे अगर ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमारी, क्योंकि लोअर की बात हो रही है, हायर की नहीं हो रही है। तो अगर ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम होती से फॉर एग्जांपल ये $900 होती, तो फिर हम $900 पे इसको रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ये नहीं है। इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है $1,200 है, जो 1000 से बढ़ गई है। तो इसका मकसद है कि जो लोअर है वो क्या है, 1000 ही है और डेप्रिसिएशन है इसका। एक चीज और देखें, अभी ऊपर हम पढ़ के प्रूडेंस कंसेप्ट आ रहे हैं, ये जो प्रूडेंस कंसेप्ट है इसकी एप्लीकेबिलिटी यहाँ भी नजर आएगी इस प्रिंसिपल में आपको। कि देखिए जो जो बढ़ गई है कॉस्ट उस पर रिकॉर्ड करने को नहीं कहता है, लेकिन जैसे ही इसको लगा कि कॉस्ट कम हो गई है, कहता है भाई इन दोनों में कंपेयर कर लें, जो वैल्यू कम हो उस पर रिकॉर्ड करें, जो बढ़ गई उसको ना देखें, क्योंकि ये हो सकता है अगले साल कम हो जाए। तो प्रूडेंस रखें, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को फॉलो करें। हैव यू गॉट द पॉइंट? तो हमारे पास ये तो क्लैरिटी आ गई कि जी लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट जो में दोनों में से जो कम हो उस पर रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि ये बढ़ गई तो फिर कॉस्ट तो हमारी वही है 1000। तो पहला कहता है करंट कॉस्ट विथ नो डेप्रिसिएशन, क्यों नहीं भाई, डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग तो होगी जितना, क्योंकि 4 साल का मकसद है कि 1000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू $250। तो हर साल ये $250 से अपनी वैल्यू को कम कर रहा है, तो बिल्कुल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा। तो पहला गलत हो गया। करंट कॉस्ट विद 1 ईयर्स डेप्रिसिएशन, करंट कॉस्ट तो 1200 है, तो इस पर तो रिकॉर्डिंग होनी ही नहीं है, तो इसको हटा दें। ओरिजिनल परचेज प्राइस विद नो डेप्रिसिएशन, ये भी गलत है, ओरिजिनल परचेज प्राइस तो 1000 है। अगला कहता है ओरिजिनल परचेज प्राइस विद 1 ईयर डेप्रिसिएशन। आई थिंक दिस इज द राइट आंसर कि ओरिजिनल परचेज प्राइस विद 1 ईयर डेप्रिसिएशन। तो हमारा डी पार्ट जो है वो सही हो गया इसके अंदर। तो दिस इज ऑल, कि हमने देखा कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस जो हैं हमारे, ये पेपर हमारा ख़त्म हुआ मई जून 2020 का। इसके 35 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया आज के लेक्चर के अंदर। दैट्स ग्रेट। और आप यूट्यूब कराचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो जो प्रीवियस हैं जैसा कि मैंने बताया वो भी आपको मिल जाएंगी, तो आप इनको देखें। एज ए होल थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन उसको लेंथी हो गई, लेकिन लेंथी होने की भी एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि अगर एक तरीका तो देखें ये था कि बस सीधे सीधे आपके जो है मैं उसको डायरेक्ट आंसर पर ले जाता, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता और इसको ख़त्म कर देता, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए कि अगर मैं डिटेल से आपको बताता हूँ तो दूसरे पेपर्स करने में आपको आसानी होगी और आपकी समझ में कंसेप्ट भी आएगा। तो होप आपको आसानी हुई होगी अपनी तैयारी के अंदर। इंशाल्लाह फिर हम ये करेंगे कि अब फिर हम नेक्स्ट पेपर उठाते हैं जिसमें हम मल्टीपल चॉइस के पेपर को ही करेंगे। और इसके अलावा ये है कि फिर अब जो नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कराऊंगा वो इसके साथ साथ फिर ये करते हैं कि जैसे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, एक काफ़ी उसकी एक फरमाइश भी आई थी कि उसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कराएं, तो उसके ऊपर भी वीडियो रिकॉर्ड कराते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी एग्ज़ाम के अंदर आती हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नए लेक्चर के साथ। और अपने कमेंट्स भी आप लोग दीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, और कोई भी एरिया जो आपको लगता है कि डिफ़िकल्ट है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट्स के अंदर लिखें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उस एरिया को एड्रेस करें और आपकी स्टडी में जिस हद तक आसानी पैदा की जा सकती है उसको पैदा करें। लाइक कीजिएगा उसमें, कराचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने जो दोस्त हैं उन तक भी रेफ़र करें इस प्राचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। इसमें और वीडियोस पड़ी हुई हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, उनको भी रेफ़र करें और हेल्प आउट करें अपने साथियों को। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।